अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री का, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग। ये तीन डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक मैंने ऑफ किया था और उससे लास्ट वीक पे आप लोगों के पेपर से और मैंने आप लोगों को पढ़ने का टाइम दिया था, जो कि पढ़ा तो किसी ने भी नहीं और पेपर भी बहुत गंदे हैं, पर चलो खैर है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमने पढ़े हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बारे में हमने एक दिन पहले भी बात की थी। क्या होता है कि हमारी इसका कॉन्सेप्ट मैं इस तरह देती हूँ कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं, जिनके अंदर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ गैसेस मौजूद हैं, जो कि अर्थ को फेवरेबल बना रही हैं हमारे रहने के लिए। तो क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर आती है तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस स्पेस में चली जाती है, और कुछ एनर्जी जो है वो डिफरेंट अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है तो जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, कुछ गैसेस होती हैं जो कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। वो क्या करती हैं, वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, और क्योंकि वो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती हैं, वो तो बाहर स्पेस में नहीं जा रही ना, तो वो हीट अप कर देती हैं हमारी पूरी की पूरी अर्थ के सराउंडिंग को, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है ये इस अमाउंट तक गर्म रहती है कि हम वहाँ पर सरवाइव कर सकें। क्योंकि अगर तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो जिस टाइम पे सूरज निकला हुआ हो सिर्फ उस टाइम के ऊपर ही गर्मी हो, रात के टाइम फ्रीज हो जाए सब कुछ, और दिन के टाइम जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल टेम्परेचर ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और तो इस तरह की कंडीशन के ऊपर तो सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट लेयर्स बनाई, जिसके अंदर डिफरेंट सोर्स ऑफ गैसेज हैं। क्या होता है, बाहर से सूरज की एनर्जी, सूरज की रेडिएशन जब अंदर आती हैं ज़मीन के सरफेस, कुछ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ बाहर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और मोस्ट ऑफ दी एनर्जी जो होती है, जो हीट होती है, वो डिफरेंट गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह की गैसेस आती हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये वो गैसेस कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और वो वार्म अप करती रहती हैं, क्योंकि वो गैसेस अंदर ही रहती हैं, तो वो जो हीट एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती रहती है ज़मीन के अंदर, एब्जॉर्ब होती है, बाहर रिफ्लेक्ट होती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। तो इस तरह अर्थ जो है वो हर तरफ से गर्म रहती है और हम लोग उस पर सर्वाइव कर पाते हैं। ये होता है एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि आम जिंदगी में नेचुरली हो रहा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक और ग्रीन हाउस इफेक्ट अब आना शुरू हो गया है, जिसको हम कहते हैं मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कि इंसान का खुद से बना हुआ है। अब ये जो है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो इंसान बना रहा है आर्टिफिशियली, जो हमारा ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर है जितना होना चाहिए गर्म, उससे बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। कि अब हम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो भी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे ना, यहाँ पर हर चीज़ पिघलना शुरू हो जाएगी, हर चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम होना शुरू हो जाएंगे। तो वो एक मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आ रहा है। वो कैसे आ रहा है कि वो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो नेचुरली तो प्रोड्यूस हुई हुई हैं जितनी अमाउंट में हमें चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, हम जिस तरह अप्लाइंसेस को, होम अप्लाइंसेस को यूज़ कर रहे हैं, हम जिस तरह इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो वहाँ से बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो केमिकल्स जो हैं वो बहुत सारी गैसेस भी इमिट हो रही हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से भी बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं। अब वो जो गैसेस हैं, जो नॉर्मल उनकी रेशियो है उससे ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। जब वो जो ग्रीन हाउस की गैसेस नेचुरली जो हैं उससे ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो गैस जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो और ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। जब वो और ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो और ज़्यादा हमारी जो अर्थ है वो गर्म होती जाएगी। ये जो हमारे पास मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कहाँ कहाँ से बन रही हैं, वो फॉसिल फ्यूल की बर्न से, पेट्रोलियम, चारकोल और नेचुरल गैस को जब हम हीट अप कर रहे हैं, वो जो जब हम उसको जला रहे हैं तो वहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्रीन हाउस का। यहाँ पर उन्होंने सारा का सारा आपको वर्ड बाय वर्ड बताया हुआ है कि नेचुरल ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या है। क्या हो रहा है कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेड फ्रॉम द हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन। अब सूरज से एनर्जी आई,
बहुत सारी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, अर्थ ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी स्पेस के अंदर, और जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर हैं बहुत सारी हमारे पास ट्रैप हो गई इस इन ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, बहुत सारी इन गैसेस में ट्रैप हो गई। अब क्या होती है, वो एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होती रहती है अर्थ के अंदर ही, अर्थ के आसपास ही वो एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो जितनी वार्म होनी चाहिए उतनी वार्म रहती है और कंफर्टेबल रहती है, और हम सब लोगों का सर्वाइवल वहां पर है। जबकि मैन मेड इफेक्ट ये है कि इंसान कुछ एक्टिविटीज ऐसे करते हैं जिसकी वजह से वो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं और वो इंक्रीज हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, जो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब गर्म होना शुरू हो जाएंगी, और गर्म जब वो होना शुरू हो जाएगी अर्थ, तो ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगी, हमारे पास हमारा सर्वाइवल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशंस आना शुरू हो जाएंगी, गर्मियाँ जिस पहले आती हैं वैसी नहीं होती हैं। अब आप देखते हो कि रेडिएशंस बहुत तेज़ हैं, बर्न होते हैं, और सर्दियाँ आती हैं तो वो भी एक्सट्रीम होती हैं। इस तरह इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गए हैं। हम कहते हैं हमारे जो आर्कटिक रीजन है वो पिघलना शुरू हो गए, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी जब वो आइस पिघलती है वो पानी बन जाती है, पानी जो है वो नदी नालों और दरियाओं में बढ़ जाता है, जब उसका फ्लो बढ़ता है तो सैलाब आते हैं, फिर हम इंसान जो है बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत सारी हमारी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, इस तरह के ख़राब होना शुरू हो जाती हैं हमारी सारी की सारी लेयर। इसके अलावा ज़लज़ले आते हैं, गर्म क्योंकि एब्जॉर्ब करिए, अर्थ भी एब्जॉर्ब करिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, तो वहाँ से उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह एक्सट्रीम कंडीशंस और एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल सिचुएशंस आ रही हैं इस मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। One of the main causes of global warming is the greenhouse effect. When the production of infrared energy in the atmosphere warms the planet's surface, it is known as greenhouse effect. Greenhouse effect is a natural cause that is happening in our planet. ये तो होना ही है, लेकिन बहुत सारी गैसेज जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और वाटर वेपर्स, ये सारी की सारी जो गैसेज हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं, और ये सब की सब क्या हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी होती हैं अपने अंदर, और यही फिर हमारे पास नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये गर्म कर रही होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। वन ऑफ द मैन मेड काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, सबसे पहला तो इरोजन है कि हम बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ इतने नई नहीं बना रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमें ज़्यादा जगह चाहिए, तो हम दरख्त काट रहे हैं। जैसे ही हम दरख्त काट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को काउंटर बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए अब दरख्त नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, हम भी बढ़ रहे हैं, हम और ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, हम और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो वो एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से जो है वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह हो रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, हम नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं, तो और हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। इसके अलावा हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, हम जैसे घरों में फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो गैस जल रही होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, वो भी जो हैं वो रेफ्रिजरेटर में से आते हैं, या हम जो परफ्यूम्स लगाते हैं उनके अंदर से आते हैं, फोमिंग एजेंट जो होते हैं इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उन सब में से वो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि डायरेक्टली एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस। वहाँ से क्या होता है, क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही होती है, फ्लोरोकार्बन्स, कार्बन भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, हम गैसोलीन या ऑयल वगैरह को बर्न कर रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम इमिट कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम दरख्त काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो उतने ज़्यादा केमिकल होंगे और इतनी ज़्यादा ही ऑर्गेनिक चीज़ें कम होती जाएंगी, जिसकी वजह से एट द एंड ग्लोबल वार्मिंग होगी। हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क? The greenhouse effect works like an actual greenhouse, a place to keep growing plants nice and warm. Greenhouse ग्रीन हाउस, अब आपको पता है ना कि नॉर्मली हम लैब के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास भी ग्रीन हाउसेस होते हैं जहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो कराना चाह रहे होते हैं, या फिर आप कभी नर्सरी में गए हो तो उन्होंने क्या किया होता है, ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया हुआ होता है, या फिर वाइट कलर का प्लास्टिक लगाया हुआ होता है और सारी जगह से उसको बंद किया होता है। अब उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वहाँ पर एक मॉडरेट टेम्परेचर में हीट रहती है। क्या होता है कि जब हम हर साइड पे प्लास्टिक लगा के उस जगह को बंद कर देते हैं तो प्लास्टिक के ज़रिए दिन के अंदर जो सनलाइट अंदर आई
वो अंदर ही रह जाती है, अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक होती रहती है, वो बाहर तो नहीं जा सकती, प्लास्टिक से तो बाहर नहीं जाएगी ना वो सन रेज, तो वो अंदर ही रहती है, उस जगह को हीट करती है, वार्म करती है, और इस तरह प्लांट्स ग्रो होते हैं वहाँ पर। लेकिन अब नेचर में क्या हो रहा होता है कि वो जो नॉर्मल टेम्परेचर हमें चाहिए, वो जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ गैस हमें चाहिए सब कुछ करने के लिए, उससे ज़्यादा अमाउंट हम प्रोड्यूस करना शुरू कर चुके हैं इंडस्ट्री की वजह से। तो जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस की तरफ हम जाना शुरू हो गए। अगर मैंने बताया हुआ जैसे ही अर्थ की सन की रेज अर्थ को हिट करती है तो 70% ऑफ एनर्जी जो होती है वो हमारी अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि 30% रिफ्लेक्ट बैक होती है। अब वो जो 70% एब्जॉर्ब करती है वो हमेशा से अर्थ के अंदर नहीं रहती है। The things around the planet that absorb the sun heats eventually radiate a portion of the heat back out at the different wavelengths. तो वो अर्थ भी थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद वो एनर्जी जो है वो बाहर इमिट आउट कर रही होती है, और फिर वो इन्वायरमेंट में जाती है, और फिर इन्वायरमेंट से दोबारा से एब्जॉर्ब हो रही होती है। इस तरह पूरा का पूरा प्रोसेस वो चल रहा होता है। आगे उन्होंने बताया हुआ है, ये भी उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि जैसे आप गाड़ी की विंडो आपने बंद की हुई हो और अंदर आपने जो है वो एसी चलाया हुआ हो या आपने हीटर चलाया हुआ हो, तो वो जो अब वो जो हीट एनर्जी है वो बाहर तो नहीं जा रही ना, वो अंदर ही रहेगी और अंदर ही उसको वार्म करती रहेगी। इसी तरह अर्थ का भी यही हाल है कि आसपास तो वो पूरी की पूरी ओजोन की लेयर है, उसमें से बाहर तो जा ही नहीं सकता, कुछ भी स्पेस में नहीं जा सकता। तो वो जितने भी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो अंदर ही रहती हैं, अर्थ के आसपास ही रहती हैं, और अर्थ को वो वार्म अप करती जाती हैं, करती जाती हैं। अब ये चीज़ भी आप लोगों ने याद करनी है। यहाँ पे उन्होंने बताया 6% ऑफ दी हीट एनर्जी जो हम करते हैं वो स्कैटर्ड आउट हो जाती है, 19% एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्लाउड्स के अंदर, 4% सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करी होती है, 51% अर्थ एब्जॉर्ब करी होती है, 2% स्कैटर हो जाती है, क्लाउड से आसपास जा रही होती है। इस तरह एनर्जी जो है सारी की सारी एनर्जी जो नीचे आ रही होती है वो कुछ रिफ्लेक्ट बैक होती है और कुछ वहीं पर ही घूमती रहती है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी थी जो भी हमने पीछे पढ़ी हैं, अब उनका क्या इफेक्ट है वो हम देखते हैं। वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन की लेयर है वो भी ग्रीन हाउस गैस के तौर पे काम कर रही होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। वाटर वेपर्स कैसे काम कर रहे होते हैं, हमें पता है कि जब हम हीट एनर्जी, जब सनलाइट जब पड़ती है पानी के अंदर तो वो पानी जो है वेपराइज हो जाता है और वो हवा में चला जाता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। 48% एयर जो है वो मेड अप ऑफ वाटर वेपर्स, और इसकी वजह से जो है क्योंकि हीट एनर्जी की वजह से वेपराइज हुआ होता है तो हीट एनर्जी वाटर वेपर्स के अंदर होगी। इस तरह जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर आता जाता है उतने ज़्यादा वाटर वेपर्स बनते जाते हैं और उतने ज़्यादा गर्म होते जाते हैं हमारा एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसा ही इफेक्ट है कि चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर रहे हों नेचुरली या फिर इंडस्ट्री में से आ रही हो, जैसे भी आ रही हो, 385 ppm ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी जो कि 25% नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ रहा होता है। अब इस कार्बन, क्योंकि हर चीज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकालनी है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें ट्रीज चाहिए, जबकि ट्रीज जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है वो आ ही नहीं रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ट्रीज जब है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। मीथेन का भी यही कास है कि मीथेन जो है वो चाहे वो ह्यूमन सोर्सेज से आ रही हो या फिर नेचुरली आ रही हो, वो इफ़ेक्ट कर रही होती है, और जो मीथेन है वो और ज़्यादा कैपेबल है थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है हीट, ये उससे भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है हीट, और फिर उतनी ही ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड कर रही होती है। अब ओजोन जो है ये भी नेचुरली प्रोड्यूस है, हमारे पास अर्थ की बाहर एक पूरी पूरी लेयर है ओजोन की। ओ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कंबाइन हुए हुए होते हैं जो कि ओजोन की लेयर बना रहे होते हैं। ये लेयर प्रोटेक्ट कर रही होती है कि सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी हमारे लिए फेवरेबल है, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, सिर्फ वो एनर्जी सन के अंदर आए, जबकि जो हाई यूवी रेडिएशन, यूवी यूवीबी यूवीसी रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, वो अर्थ के जोन के अंदर एंटर ना हो। ये फिल्टर करी होती है, एज अ फिल्टर काम करी होती है। और ये भी जो है क्योंकि एज अ फिल्टर काम करी है, जब
अंदर से बाहर से अंदर वो चीज़ें नहीं आने देती, इसी तरह जो अंदर की गैसेस हैं वो भी ओजोन लेयर की वजह से बाहर स्पेस में नहीं जा रही होती हैं, तो इसकी वजह से अर्थ जो है वो गर्म ही रहती है, जो अंदर प्रोड्यूस हो रही होती हैं गैसेस वो अंदर ही रहती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी नेचुरली या ह्यूमन सोर्सेज में से प्रोड्यूस हो रही होती है, लोअर डेंसिटी की होती है कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से, और मॉलिक्यूल्स 300 टाइम्स मोर इफेक्टिव एज ग्रीन हाउस गैस देन अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब जो है आगे उन्होंने बताया हुआ है कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या है सी लेवल्स पे, क्या है कि क्या होगा सी लेवल्स पे टेम्परेचर, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस मेल्ट होगी तो वो ग्लेशियर्स पिघल के हमारे पास समंदरों में चले जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे, और फ्लड्स के आने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी और हमारे नॉर्मल काम खराब हो जाएंगे। फार्मिंग पे क्या इफेक्ट होगा, बहुत सारे क्रॉप्स जिनको लो टेम्परेचर चाहिए, अब क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी, एंड हो जाएंगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जैसे कि शुगर कैन और मेज़, और इस तरह वो चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी अर्थ से, क्योंकि वो टेम्परेचर ही नहीं आएगा। वाटर के ऊपर क्या इफेक्ट है, बहुत सारा वाटर जो एवेपोरेट हो जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, जो कि आता भी है, कहत पड़ जाता है, जैसे सहराई इलाके हैं वहाँ पे पानी जो होता है थोड़ा बहुत होता है, वो भी सारा का सारा इतनी ज़्यादा सनलाइट और हीट की वजह से वो भी सारे के सारे एवापोरेट हो जाता है। वेदर एक्सट्रीम होता जाएगा, गर्मी आएगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी, सर्दी आएगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी आएगी, और ड्रॉट कंडीशंस आ जाएंगी या फ्लड्स आ जाएंगे। ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, एनिमल्स के ऊपर तो ये इफेक्ट होगा कि वो जिन दरख्तों के ऊपर रह रहे थे वो ही नहीं ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर उनका शेल्टर ख़त्म हो गया, और हम उनको कोई और जगह भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम खुद ब खुद बहुत सारी डिफोरेस्टेशन भी कर रहे हैं, तो उनका सर्वाइवल भी ख़त्म हो जाएगा। और हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो उस कंडीशन उस एनवायरनमेंट हाई टेम्परेचर के ऊपर कोप नहीं कर पाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगी, वो डेंजर स्पीशीज में चले जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ह्यूमंस भी इस टेम्परेचर और क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब इस सब को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो उतनी ही चीज़ें लेकर आएँ जितनी हमने खानी है, जो हमें यूटिलाइज़ करनी है सिर्फ वही यूज़ करें, गार्बेज कम से कम फैलाएँ। लाइट्स जो हैं हमने देखा था ना उस दिन, के लाइट एक लाइट अगर हम जलाते हैं तो उससे कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, और हीट भी इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है ना, उसकी वजह से भी ग्लेशियर्स पिघलेंगे और ग्लोबल वार्मिंग होगी। और हम फजूल में टेलीविज़न को नहीं चलाएँ, नॉइज़ पोल्यूशन ना करें, मतलब किसी भी सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन ना करें हम, और पानी को बचाएँ, हर चीज़ की बचत करें, क्योंकि हमें नहीं पता कब तक ये चल रहा है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। हम रीयूज़ करें चीज़ों को, कम से कम यूटिलाइज़ करें और रिसाइकिल करें, नेचुरल गैस इस्तेमाल करें जितनी हो सकती हैं, और ये कोल वगैरह को ना यूज़ करें क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। व्हीकल्स यूज़ करें तो वो करें जो अच्छी माइलेज दे रहे हों, जो कम से कम कंबस्टन कर रहे हों, ताकि हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, पोल्यूशन कम से कम हो। जहाँ तक हम पैदल जा सकते हैं वहाँ तक पैदल जाएँ, बाइक्स जहाँ तक हम अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वहाँ तक करें, हेल्दी डाइट लें, ट्री प्लांटेशन करें, दरख्त लगाएं, क्योंकि अगर एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब हमारे पास एयर ही ना हो सांस लेने के लिए, जब हर जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड करके देना है, दरख्तों ने ना, जब दरख्त ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, अब ऑक्सीजन ही खत्म होगी, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब हमारे लिए एयर ही नहीं होगी, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम इनहेल नहीं कर सकते हैं, तो एट द एंड हम लोग भी मर जाएंगे। तो ये था सारा का सारा हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन, अब आपको पता है कि ओजोन लेयर क्या थी, जो मैंने अभी आपको बताया है कि अर्थ के बाहर पूरी की पूरी ऑक्सीजन की लेयर है, जो कि फिल्टर करी होती है यूवी रेडिएशंस को, ताकि वो इनसाइड ना आए। लेकिन अब ये जो ओजोन लेयर है हम देखते हैं कि ये भी थिन से थिन होती जा रही है। वो भी क्यों, क्योंकि हमारी अपनी पोल्यूशन की वजह से हम ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू हो गए हैं अपनी इंडस्ट्री में, जो के जाके इस ओजोन लेयर को अफेक्ट करते हैं। इस ओजोन लेयर के जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके उनको ऑर्डिनरी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो ओजोन लेयर जो है उसमें होल्स क्रिएट होना शुरू हो गए हैं, वो ख़राब होती जा रही है। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है हमारे पास 25 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और ये 3 मिलीमीटर थिक है। 97.99% सन की हाई एनर्जी रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ताकि कैंसर काजिंग रेडिएशंस अंदर ना आए।
अब ओजोन डिप्लीट कैसे हो रहा है? ओजोन डिप्लेशन मींस द रिडक्शन ऑफ ओजोन इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर, और इसको हम मेजर करते हैं टोटल ओजोन कॉलम से। और the depletion of ozone is observed using instrument total ozone mapping spectrometer, और ये एक्सप्रेस करता है, इसका यूनिट होता है डॉप्सन DU। अब ओजोन का साइकिल कैसे चल रहा होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर फोटोलाइज्ड yielding two oxygen molecules of ozone and oxygen atoms are continuously being interconverted। क्या हो रहा होता है? ओजोन और ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं बार 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 एक दूसरे के अंदर, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन ब्रेक्स being interconnected solar UV rays breaks ozone and oxygen atom react with another oxygen molecule। क्या हो रहा होता है? ओजोन के अंदर, ओजोन की लेयर के अंदर ये 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ये टूटते हैं वापस मिल जाते हैं, टूटते हैं वापस मिल जाते हैं, और ये इस तरह कन्वर्ट हो के प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को, के जो सनलाइट है वो यहीं पर ही यूटिलाइज हो जाए और बाहर चली जाए, आगे अंदर ना जाए, अर्थ के अंदर ना जाए। Ozone is lost by reaction of oxygen atom or ozone molecule with each other or some trace gas such as chlorine। अब होता क्या है, ओजोन के जो कन्वर्जन है, इसके अंदर जब कोई और गैस आके अटैच हो जाए ओजोन के साथ और उसको इस वाले ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे, तो फिर ये वाला ऑक्सीजन तो ये वाला काम नहीं कर सकता ना, तो ये इंटर कन्वर्जन जो है वो ख़राब कर देती है कोई और गैस जैसे कि क्लोरीन आके, जिसकी वजह से ओजोन जो है वो ख़राब हो जाती है। द इंटर कन्वर्जन प्रोसेस कन्वर्ट्स यूवी रेडिएशन इनटू थर्मल एनर्जी हीटिंग द स्ट्रेटोस्फीयर। अब ओजोन की डिप्लेशन कैसे हो रही होती है? विद द हेल्प ऑफ सम गैसेस जैसे क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ब्रोमीन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन सब की वजह से ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं जो जाके डायरेक्टली ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती हैं ऑक्सीजन में, ऑर्डिनरी ऑक्सीजन में, जो किसी काम का नहीं होता उस टाइम के ऊपर, और वो ऑक्सीजन ओजोन की जो लेयर होती है वो कम होती जाती है। जैसे कि रिएक्शन ऑफ ओजोन विद क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ क्या हुआ, ये नॉर्मल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, और फिर ये ClO का जो मॉलिक्यूल है ये अगले ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और उसको फिर दोबारा कन्वर्ट करता है। इस तरह ये एक को डिस्ट्रॉय करने के बाद अगली 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 इस तरह डिस्ट्रॉय करती जाती है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो एयर कंडीशंस में से निकल रहे होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें से, या जो स्प्रेज बॉटल्स होती हैं उनमें से निकल रहे होते हैं, और ये भी इस तरह जाके ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ब्रोमीन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, और ये इंडस्ट्रीज में से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और ये भी इसी तरह ऑक्सीजन को ऑर्डिनरी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड्स भी यही काम कर रहे होते हैं और इसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा होता है। और हम लोगों के नॉर्मल जो हम नॉर्मल प्रोसेसेस कर रहे हैं, जैसे हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे जितने भी, उसमें से भी गैसेस निकलती हैं, 36.1% वो ओजोन को डैमेज करी होती हैं। स्टरलाइजेशन के जो हम प्रोसेस करते हैं 3% वो भी ओजोन को कर रहा होता है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन 29.6%, फोमिंग प्रोडक्ट्स 14.3%, एरोसोल जैसे परफ्यूम्स हो गए और स्प्रेज हो गए 5%, अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हेलॉन्स 12%, ये सारे के सारे ओजोन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, जब वो ओजोन लेयर कम हो जाएगी तो यूवी रेडिएशंस, यूवीबी, यूवीसी रेडिएशंस, हाईली रिएक्टिव रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली अर्थ के पास आ सकती हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकती हैं अर्थ में। अब वो सीधी सीधी डायरेक्ट आ रही हैं फिल्टर हुए बगैर। जब वो इस तरह आएंगे तो उससे क्या होगा, हाईली डेंजरस वो रेडिएशंस होती हैं, क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, हमें सन बर्न्स हो जाएंगे, इक्वेटिक लाइफ सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, और लोगों की आंखें ख़राब हो जाएंगी, और ओवरऑल वर्ल्ड जो है वो उससे अफेक्ट होगी। इस तरह ओजोन का होल, ओजोन का पहला होल कब उन्होंने देखा, एंटार्क्टिका में मिड 1980s में देखा। 2011 में एक और होल उन्होंने देखा नॉर्दर्न आर्कटिक में। जो ये सारे के सारे हमें होल्स होना ये दिखाते हैं कि ओजोन की लेयर जो है, जितना ओजोन नेचुरली अर्थ बना रही होती है उससे ज़्यादा वो ओजोन जो हमने गैसेस बनाई हुई हैं क्लोरीन वगैरह, वो जाके उसको डैमेज ख़त्म कर रही होती हैं। तो इस तरह ओजोन में लेयर होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह ओजोन डिप्लीट आउट हो जाती है और
उसकी वजह से हमारी अर्थ अफेक्ट होती है, उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि वो जो यूवी रेडिएशन है वो भी हाईली रिएक्टिव हैं और वो भी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी वेव्स हैं और वो भी ओवरऑल हमारे ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही होंगी। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम परहैप्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इशू फेसिंग वर्ल्ड नाउअडेज। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारे अर्थ का वार्म होते जाना बहुत तेजी से। द अर्थ हीट्स अप, इट राइजेस बिकॉज ऑफ, क्यों हीट अप हो रही है? क्योंकि जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ट्रैप करती हैं हीट एनर्जी को, और वो क्योंकि जिस अमाउंट में हमें ग्रीन हाउस गैसेज चाहिए उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो चुकी हैं, जिस तरह से ओवरऑल अर्थ जो है वो अफेक्ट होती है। ये सारी की सारी बातें आपने अभी ही पढ़ी हैं तो इनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बताया है कि जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से तो हम जिंदा रह रहे हैं, लेकिन अब जो ये मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर वो नहीं हो तो रात के टाइम बर्फ ही बर्फ हो, क्योंकि उस टाइम पे ऊपर तो सूरज नहीं है, तो हीट कैसे, उस टाइम पर हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? और दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो और इतनी गर्मी हो कि हर चीज़ इवेपोरेट हो जाए, क्योंकि फिल्टर नहीं है कोई भी। तो इस तरह अल्लाह ताला ने एक नेचुरल ग्रीन हाउस का सिस्टम बनाया हुआ है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो जब हमें रिक्वायरमेंट है उसको गर्म रहने की तो वो उतनी गर्म रहती है। ग्लोबल वार्मिंग का व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग डूइंग टू द एनवायरनमेंट? क्या कर रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से water covers many lowlands, islands, plants and causes some of them to die, so the animals lost a source of food along with their habitat, but people lost two sources of food, plant food and animal food। उन्होंने ये बताया हुआ है कि जब सी लेवल राइज हो जाएगा, सी लेवल क्यों राइज होगा? क्योंकि हमारे पास आइस पिघलेगी, सी लेवल राइज होगा, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ह्यूमंस जो वहाँ पे रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जो स्पीशीज़ हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारी एल्गी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे आगे आगे जो इस हाई टेम्परेचर के ऊपर नहीं सर्वाइव कर सकते होंगे और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और बहुत सारे एनिमल्स भी इसी तरह ख़त्म होते जाएंगे। दूसरा इफेक्ट क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के इलेक्ट्रिकल पोल्यूशन हम कैसे फैलाते हैं? हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जिससे हम बिजली बना रहे होते हैं। वो जो फॉसिल फ्यूल बर्न होता है उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज और ज़्यादा इमिट हो जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जब इमिट होती हैं तो फिर बहुत ही गर्मी हो जाएगी, उसकी वजह से पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी प्रोड्यूस हो जाती है। एसिड रेन इतनी ज़्यादा जहरीली होती है कि उसकी वजह से जितनी भी चीज़ों पर वो गिरती है वो सब के सब ख़त्म हो जाती हैं। हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम दरख्त नहीं लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जहाँ जहाँ उन्होंने अभी एक नॉर्मल सी बात बताई है कि अगर एक बंदा अपनी व्हीकल के ऊपर कहीं जा रहा है और दूसरा बंदा भी अपने व्हीकल के ऊपर वहीं जा रहा है, तो दो अलग अलग व्हीकल चलाने से बेहतर है ना कि आप एक ही किसी चीज़ के ऊपर दोनों वहाँ चले जाओ। एक तो आपकी बचत होगी और दूसरा वो जो इन्वायरमेंट में आप लोग इतनी सारी पोल्यूशन काज कर रहे हो वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। तो कोशिश करो कि जहाँ जहाँ पर आप अपने लेवल के ऊपर कम कर सकते हो पोल्यूशन, उतनी कम करो। इसी तरह क्लीन एयर एक्ट बनाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज को एक लेवल बता दिया कि इससे ज़्यादा वो पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट में बाहर नहीं गिरा सकते हैं। तो या ऐसी गाड़ियाँ अब उन्होंने प्रोड्यूस करनी है जो कि कम से कम पोल्यूशन काज करें और जो है डेंजरस केमिकल्स प्रोड्यूस ना करें। इस तरह उनको वो चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं अपनी। ओजोन जो है नेचुरली, जो ओजोन जो है वो तो है ही, जो दूसरी वाली ओजोन जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पर जो बन रही होती है डिफरेंट केमिकल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से, वो भी हमारे पास स्मोक काज करती है। अब अगर वो केमिकल्स ही ना प्रोड्यूस हो जिसकी वजह से ओजोन ये वाली स्मोक प्रोड्यूस हो, तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। If we want to live longer, to be safer and in good health, we must protect our environment। तो ये 3 टॉपिक हैं हमारे पास जो कि आज हमने इस कवर किए हैं। पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरा है ओजोन डिप्लेशन और थर्ड है ग्लोबल वार्मिंग।